फॉर्मल सेक्टर। तो अब हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर पे क्या रहता है। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन द कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर। तो लेबर का को बहुत कैजुअल ट्रीटमेंट मिलता है ग्लोबलाइजेशन के चलते। ग्लोबल कंपटीशन टेंड्स टू एनकरेज फॉर्मल फर्म्स टू शिफ्ट फॉर्मल वेज वर्कर्स टू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स विदाउट मिनिमम वेजेस, assured वर्क और बेनिफिट्स। तो ग्लोबल कंपटीशन के चलते फॉर्मल फर्म्स को फॉर्मल वेज वर्कर्स को प्रमोट किया जाता है और आई एम सॉरी। तो ग्लोबल कंपटीशन के चलते फॉर्मल फर्म्स को फॉर्मल वेज वर्कर्स से इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स पे, जिसमें मिनिमम वेजेस का प्रोविजन अश्योर्ड नहीं होता, वर्किंग आवर्स लिमिट नहीं होती, इस तरीके की बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, इस तरीके की सेटिंग में जाना पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन में वो सब लोग अपना कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे या तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकें। तो there has been a shift in composition of labor force in favor of skilled labor। तो रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे ज़्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स की है rather than unskilled, है ना, in general and more significantly the organized as a natural consequence। तो labor productivity indicator faster improvement both in organized and unorganized sector। तो चलिए ये पॉइंट तो एक पॉइंट रहा, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया में अनस्किल्ड लेबर फोर्स का जो रेशियो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्किल्ड लेबर फोर्स। इसी के चलते गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी रन करती है फॉर स्किल डिसेमिनेशन अमंगस्ट द पीपल, और जो इनफॉर्मल सेक्टर से कोई स्किल एक्वायर करते हैं उन लोगों की सर्टिफिकेशन के लिए भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, प्रोविजंस हैं, ताकि स्किल्ड लेबर फोर्स में इजाफा हो सके, बढ़ावा दिया जा सके, उन चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। Globalization tends to benefit large companies which can move quickly and easily across borders but possess disadvantage to labor, especially lower skilled workers that cannot migrate easily or at all। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते देखिए, जहाँ पे सबसे कॉस्ट इफेक्टिव काम वो लोग कर सकते हैं वहाँ करेंगे, जिस कंट्री में मूव कर सकते हैं वहाँ करेंगे। अगर कल तक चाइना में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, पर आज कंपनीज चाहती हैं कि वो चाइना के बियॉन्ड मूव करें, जिसके चलते इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। पर ऐसे सिनेरियो में जो चाइना का लेबर फोर्स है, जो आज भी वर्किंग पॉपुलेशन में है, चाहे उनका लेबर फोर्स वर्किंग पॉपुलेशन का कम होता जा रहा है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर फिर भी जो अगर कंपनीज वहां से मूव आउट कर जाएंगी तो जो वर्किंग लेबर फोर्स है उनके पास, उसके लिए डेप्रिवेशन हो जाएगी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, है ना। और यही केस इन फ्यूचर इंडिया के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज तो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के साथ बहुत फेवरेबल देखती है, इंडिया को बहुत फेवरेबल मानती है। बट आगे चलकर अगर इसी तरीके के डेमोग्राफिक चेंजेस इंडिया में देखने को मिलते हैं और वो कंट्रीज मूव आउट कर जाती हैं, तो फिर जो पीछे लेबर फोर्स रह जाएगी जिसे अभी भी काम की ज़रूरत है वो, और ऐसी स्पेशली ऐसे लोग जो जिनकी स्किल इतनी ज़्यादा नहीं है, जो मूव आउट नहीं कर पाएंगे, माइग्रेट कर नहीं कर पाएंगे, उनको सफ़र करना पड़ सकता है। एज मोर and more men enter in the informal sector, women tend to be pushed to lowest income end of the informal economy। तो of course सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज अगर किसी के राइट्स के साथ हो जाता है इन सब चीज़ों के चलते, तो वो है विमेन। हमने इनसे पहले वाली वीडियोस में विमेन के रोल को समझते हुए भी देखा था कि कैसे विमेन को एक डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय social forces। But globalization can also lead to new opportunities for those who work in informal economy in the form of new jobs for wage workers or new markets for self employed। तो पर ग्लोबलाइजेशन के चलते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज या और भी किसी तरीके की अनस्किल्ड लेबर फोर्स या फिर वेज वर्कर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है। मतलब कि दोनों
noise and disturbance, but also thank you for bearing with me if you have. But globalization can also lead to new opportunities for those who work. हाँ, तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, और इस जहाँ से ये मतलब वही बात आ जाती है, दो पर्सपेक्टिव है। इसके पहले वाले पॉइंट में आपको एक पर्सपेक्टिव, एक साइड शो कर दी गई है ग्लोबलाइजेशन की, जो और दूसरी साइड जो है वो ये है कि कई बार नई अपॉर्चुनिटीज भी उन लोगों को मिल जाती हैं काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जो पहले वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल हो सकता है, ज़्यादा रेलेवेंस उसकी रह सकती है, ज़्यादा इम्पैक्ट उसका देखा जा सकता है, ज़्यादा बड़ा, क्योंकि चलिए एनीवेज हम करते हैं इम्पैक्ट ऑन फैमिली डिस्कस कर लेते हैं। तो since ancient times, the joint family system has been one of the chief characteristics of Indian social system. In general, the tribal social structure in particular. तो एंशियंट टाइम से ही जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक रहा है इंडियन सोशल सिस्टम का, और पर्टिकुलरली ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर का। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जॉइंट फैमिली पैटर्न थ्रू आउट इंडिया डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज और ये ग्लोबलाइजेशन के चलते जो मूवमेंट है, माइग्रेशन है लेबर फोर्स का, उसके चलते न्यूक्लियर फैमिलीज प्रमोट होने लग जाती हैं। द डाइवर्सिटी इन फैमिली फॉर्म हैज गिवन way to dominance of nuclear families in globalized India. Globalization has led to large-scale migration and urbanization, since it becomes difficult to maintain a joint family system because of high cost of living. Okay. Yeah. So some argue that in era of economic restructuring, the institution of family is emerging as a much stronger institution than ever before. Others argue that family is becoming progressively weak due to globalization and individualism is growing up. तो जो कुछ लोग ये भी शोकेस करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि फैमिली का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है वही धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है, और इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो सोसाइटी है वो मूव कर रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फैमिली एज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी माना जाता है, सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है, बट अब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे इंडिविजुअलिस्टिक होती जा रही हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है इन फाइंडिंग ग्रूम और ब्राइड, ये भी रिड्यूस हो गया। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन की कल्चरल एक्सचेंजेस की वजह से प्रमोट होती हैं ऐसी प्रैक्टिसेस यूथ के अंदर भी कि वो अपनी आई एम सो सॉरी, तो वो अपनी लाइफ के मोस्ट ऑफ द डिसीजंस खुद लेना प्रेफर करते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर की एसिमिलेशन इंडिया में देखी जाती है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फेस्टिवल्स, new occasions like Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, weekend parties, kitty parties, visiting pubs, discos almost became a very natural thing. तो बहुत सी चीज़ें इनमें से, जैसे कि इंडिया में ऐसा लगता है कि स्पेशली हमारी जनरेशन को तो शायद यही लगता होगा कि हमेशा से हम मनाते आ रहे हैं, बट ये एक बहुत ही न्यू काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है सोसाइटी में। और द पैटर्न ऑफ चेंज इन द फैमिली dining is also worth observing. Having dinner while watching television or chatting on computer became a very common thing in most households, ठीक है। तो ये सब तो हम सब लोगों ने नोटिस किया ही होगा अपनी अपनी लाइफ में। Dual earning couples DEC is also substantially growing. It has enormously altered the traditional and functional role of women. Family planning while distressing family dynamics and affecting children and the elderly at home. तो एक तो जो कपल्स हैं उनमें दोनों मेंबर्स अर्न करते हैं, और ऐसी फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं आज के टाइम पे, और नंबर ऑफ सच फैमिलीज हैज़ बीन ग्रोइंग। इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल और फंक्शनल रोल है वुमेन का वो तो ऑल्टर हुआ ही है। फैमिली प्लानिंग और फैमिली डायनेमिक्स जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है चिल्ड्रन और एल्डरली पे घर में, इस तरीके के चेंजेस भी देखने को मिले हैं। इम्पैक्ट ऑन मैरिज, प्रोज क्या है मैरिज के, ग्लोबलाइजेशन के मैरिज पे। Due to globalization, the concept of love marriages is increasing, and elders have started to accept
एंड अप्रिशिएट इट इन द सेम वे। तो ना ही सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के चलते लव मैरिजेस का या मैरिजेस विद पार्टनर भी, लाइक पीपल चूजिंग देयर पार्टनर्स ऑन देयर ओन, इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग, बट जो बड़े हैं, जो सोशल सोसाइटी में हमारे एल्डर्स हैं, उन लोगों ने भी इन चीज़ों को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और एक्सेप्टेंस भी देने लग गए हैं। लाइक पहले जितना ज़्यादा टैबू की तरह ट्रीट किया जाता था, वो अभी इवेंचुअली टेम्पोरल स्केल के जैसे जैसे टेम्पोरल स्केल का आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वो चेंजेस आते जा रहे हैं सोसाइटी में, एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है, इनफैक्ट अप्रिशिएशन मिलती जा रही है ऐसी चीज़ों को। और इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी पहले के टाइम की कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गई हैं और ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम जनरेशन और जनरेशन कंपैरिजन कर सकते हैं इस तरीके के चेंजेस का, कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोच या सिनेरियोज रहे होंगे, फिर हमारे पेरेंट्स और फिर हमारे टाइम पे क्या सिचुएशन है। पेरेंट्स आर टर्निंग टू द वेब टू सर्च द ब्राइड्स एंड ग्रूम्स। तो मेरी खुद की कज़न के लिए मेरी जो मामी है, उन्होंने अपनी जो ब्राइड है, जो मेरी कज़न की वाइफ है, वो उन्होंने ऐसी ही वेब सर्चेस के थ्रू लोकेट किया था उनको। तो ये सच में एक, आप सभी के पास भी ऐसे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स होंगे अपनी लाइफ से। तो ये सच में एक इट हैज़ बिकम समथिंग रियली कॉमन टू डू, है ना। दे प्रेफर एनआरआईज फॉर देयर वेस्टर्नाइज्ड आउटलुक। और मतलब अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप एक सम इंडियन सेटल्ड इन अब्रॉड, जिसकी जॉब अब्रॉड में हो, उसके साथ सेटल हो जाइए, या फिर एक इंडियन जो इंडिया में ही रहता है और उसकी जॉब इंडिया में है, चाहे दोनों के इनकम सेम हो, इनकम लेवल सेम हो, अर्निंग लेवल सेम हो, फिर भी लोग प्रेफर करेंगे कि एनआरआई के साथ वो सेटल हो, क्योंकि वेस्टर्नाइज आउटलुक है, लाइफस्टाइल वहाँ का उनको ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। अ, और भी चीज़ें यहाँ पे सोशल स्टेटस वगैरह का भी गेम प्ले आ जाता है। तो इसी के साथ अब कॉन्स भी चेक कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस जो है मैरिज की, वो डिक्रीज हो गई है। और जो डाइवोर्स रेट है, वो वन ऑफ द फैक्टर्स उसमें ग्लोबलाइजेशन भी प्ले करता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो ग्लोबलाइजेशन के चलते वेस्टर्न कल्चर में जो कॉमननेस है इन सब चीज़ों की, वो इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो गई है ना। इंक्रीज इन द लिव इन रिलेशनशिप्स हो गया है, फिर सिंगल पेरेंटिंग भी इंक्रीज हो गई है। मैरिज which used to be considered as bonding of souls and all of that, ऐसी चीज़ें मैरिज के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड थी, बट आज के टाइम पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचा जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। और प्रोफेशनल और कॉन्ट्रेक्चुअल भी होती हैं मैरिजेस। अदर इश्यूज लाइक serial monogamy, live-in relationships are viewed as अगेंस्ट द कल्चर ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें जो अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं सोसाइटी में, ये मतलब एक शादी के बाद उस वहाँ पे डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी, फिर तीसरी, इस तरीके की चीज़ें, या फिर लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें जो इंडियन कल्चर के अगेंस्ट मानी जाती हैं, ये सब भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं हमारी सोसाइटी में। However, despite the change in form of marriage, it has not declined as an institution. चाहे मैरिज के बारे में लोगों की सोच और मैरिज की फॉर्म, मैरिज को देखने का आउटलुक कितना भी चेंज हुआ, पर एज एन इंस्टीट्यूशन इट स्टिल कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इट हैज नॉट been removed, or it has not eloped out of the society as of now. ऑलराइट, सो अब हमने देख लिया इम्पैक्ट ऑन फैमिली। कल हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फेस्ट फूड एंड फेस्टिवल। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन विल मूव टू एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। कल एज इन, हाँ मोस्ट प्रोबेबली कल ही, बट नेक्स्ट वीडियो में। सी, मैंने आपको बताया था कि आई हैव जॉइंट यूपीएससी लाइव एज एन एजुकेटर, सो उसी की वजह से थोड़ा सा सेटअप कल के लिए था। तो
मैं एक बार में बहुत सारी वीडियोस एक ही दिन में नहीं कर पाती हूँ, तो इसके चलते एंड मुझे अपना थोड़ा खुद की भी पढ़ाई का काम था, तो बस उसी सब के बीच में आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड बीच में एक बार, एक दो दिन और। बट ओके, ठीक है, तो मैं जैसे आपको हर बार बता ही देती हूँ अपने रीजंस तो कि मैं क्यों अपलोड नहीं कर पाई। स्टिल आई बिलीव कि जितना रेगुलर रह सकूँ उतना मैं रहने ही वाली हूँ। दिस चैनल इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर, ये रेगुलर रहेगा। ओके, एंड अभी तो इनफैक्ट धीरे धीरे मैं एट पार ले आऊँगी इस चैनल के साथ ही यूपीएससी लाइव के कोर्सेज को भी, एंड फिर दोनों के साथ साथ में चलते रहेंगे, है ना। तो तब मुझे भी थोड़ा फीजिबल हो जाएंगी चीज़ें और ज़्यादा। सो आई बीन टीचिंग ऑल जर्नल स्टडी सब्जेक्ट्स and PSIR as an optional subject. My language of instruction is English. You can join me live daily. Even today, I am going live for PSIR at 12 p.m. at 3 p.m. for GS, जिसमें कि इंडियन सोसाइटी का ही कवर होने वाला है अभी। इंडियन सोसाइटी आई एम रनिंग ओवर देयर एज वेल। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक बार ले आऊँगी उसको यहाँ पे, ये अभी ये वाला चैनल इज़ अहेड ऑफ दैट बिकॉज मैंने पहले ये स्टार्ट किया था और फिर मेरा कोर्स वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो वी आर अहेड ऑफ देम, सो या नो वरीज अबाउट दैट। बट यू कैन ऑलवेज डाउनलोड दिस ऐप यूपीएससी लाइव, डू डाउनलोड इट, एंड मैं नीचे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं अपने क्लासेस के लिए भी इनवाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेस करूँगी। वहाँ से आप या तो आप मुझे डायरेक्टली डिस्कवर कर सकते हैं टाइमलाइन पे, मेरी क्लासेस को सब्सक्राइब स्लैश ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इफ़ नॉट आप मेरे जो लिंक शेयर किया होगा वहाँ से भी कर सकते हैं द सेम थिंग। तो आई होप कि आप लोग ज्वाइन करेंगे मुझे एट 12 p.m. एंड 3 p.m. जितना भी आपके लिए फीजिबल हो पाए ज़रूर सपोर्ट करें। इसके अलावा अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये कंटेंट आपको यूज़फुल और रेलेवेंट लगा होगा। बिसाइड्स लाइक कर दीजिए वीडियो को। जो भी रेलेवेंट पीपल हैं जिनको ये वीडियो यूज़फुल लग सकती है, जिनके काम आ सकती है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एंड इसके अलावा कमेंट्स में प्लीज़ आप अपना सपोर्ट मुझे शो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन नहीं है तो एक सिंपल हाई ड्रॉप कीजिए, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले टू कीप गोइंग विद दिस इनिशिएटिव। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।